इंडियन इकोनॉमी में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आवर गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी। क्या टॉपिक रहेगा? गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी। क्या होता है गवर्नमेंट बजटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजटिंग? या बजट से क्या संबंधित समझते हैं आप? है कुछ आइडिया? एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की, जो पूरी साल भर में उनका आय और व्यय रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आज के जो इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, दैट इज अवर गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। वित्तीय नीति, फिजिकल पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? वित्तीय नीति, ठीक है। गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी। अगर हम यहाँ पे बेसिक चीजों की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसका संवैधानिक कोई प्रावधान है हमारे संविधान में? तो डेफिनेटली आर्टिकल 112, जब हम आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो उसमें हमें मेंशन मिलता है कि देयर इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड द बजट, ठीक है। यानी कि इसमें बजट का प्रावधान होगा, सरकार हर साल अपने लिए एक बजट का प्रावधान करेगी। बजट का सिंपल और लिटरल मीनिंग जो है वो सिंपल इतना सा है कि सरकार पूरी साल भर में, यानी कि एक साल भर में जितना भी आय और व्यय करेगी उसकी उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट से प्रेजेंट करना होगा पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? बजट कहेंगे। It is an annual financial statements as mandated by the Article 112 of the Indian Constitutions and presenting estimated receipt and expenditure of the government for a financial year that is from 1st April to the 31st March। यानी कि आप इसको सीधे तौर से 31st अप्रैल मतलब 31st मार्च कौन सा आ जाएगा? ये नेक्स्ट ईयर का आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी हम 2026 की बात करें, अगर 2026 के बजट की बात करेंगे हम, तो 2026 का जो 1 अप्रैल है, यहाँ से ये बजट आपका स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ से आपका जो खर्चा सरकार का चलना शुरू हो जाएगा और ये अगले 31 मार्च 2027 तक चलेगा। कब तक चलेगा? ये 31 मार्च 2027 तक चलेगा। तो ये आपकी पूरी एक साल का अवधि है और इसके बीच जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू होगा, तो वो सारा का सारा सरकार के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन कौन से सोर्सेज से कितना रेवेन्यू आएगा और किन किन स्कीम्स, पॉलिसीज और जो प्रोजेक्ट है तो उसमें सरकार खर्चा करेगी। ये सारी की सारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार के द्वारा बनाई जाती है, राइट। और इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 112 में संविधान में दे रखा है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 280 में किसकी बात की गई है? फाइनेंस कमीशन की बात की गई। हमारे पास वित्त आयोग होगा जो कि टैक्स डिवैल्यूएशन का काम करेगा, राइट। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज आर्टिकल 266, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है, यानी कि जो सरकार जितना भी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करेगी वो कहाँ पे करेगी? उनके पास भी कोई ना कोई ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए जहां पर सारा का सारा रेवेन्यू आए और जहां से सारा का सारा रेवेन्यू, मतलब कि अगर एक्सपेंडिचर है जो करना है उन्होंने, वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से सरकार देगी? तो उसके लिए हमारे पास एक फंड बनाया गया है जिसका नाम क्या दे रखा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे रखा है, ठीक है। तो ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब एक तरह का सरकार का खजाना, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में? ये सरकारी खजाना है जिसमें सभी तरह के रेवेन्यू रिसीव्ड किए जाते हैं, लोन रेज किए जाते हैं और मनी फ्रॉम लोन रीपेमेंट्स इसी से होता है, ठीक है। मनी फ्रॉम लोन रीपेमेंट से इसी में आएगी आपके। फिर दूसरा आर्टिकल 267 है हमारे पास, ये किसकी बात करता है? कॉन्टीजेंसी फंड की। किसकी बात करता है? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर ज्यादातर मतलब कि एक तरह का ये आप बोल सकते हैं इमरजेंसी फंड है ये, जहां पर सरकार डिजास्टर और इमरजेंसी के समय में पैसा निकाल सकती है और प्लेस्ड एट द प्रेसिडेंट डिस्पोजल, यानी कि इसमें प्रेसिडेंट की जो असेंट है वो रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या समझे? अभी तक 3 पॉइंट आप समझे। यहाँ पे 112 इज द बजट ब्लू,
ठीक है, 266 इज द बिग मिक्स एंड 267 इज फॉर हेवन। हेवन का मतलब है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब हम 267 का यूज करेंगे। और 266 आर्टिकल में जिसमें हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करी, उससे हम सारा का सारा बजट का प्रावधान करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें क्या कहा गया है, गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी जो बजट होगा वो क्या होगा। तो हमारे पास जो सरकार है वो बजट दो तरह से बनाती है। सरकार के जो खर्चे होंगे वो दो तरह से चलेंगे। एक तरफ आपके पास इसमें रेवेन्यू बजट होगा, दूसरी तरफ आपके पास इसमें क्या होगा, कैपिटल बजट होगा। जो रेवेन्यू बजट है वो आपका डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैपिटल बजट है, जिसको हम पूंजी का बजट भी बोल सकते हैं, पूंजी वाला बजट है ना, पूंजीगत बजट, तो उसको हम सिंपली किस लिए बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम लंबे समय में अपनी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत कर सके और जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसे लाया जाता है। तो लॉन्ग टर्म बजट का टर्म क्या है, कैपिटल बजट। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे गवर्नमेंट बजट है। गवर्नमेंट बजट हमारे पास दो तरह का होता है। इसमें हम बेसिकली रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड करते हैं। और जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं तो ये डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होता है। और अगर हम इसमें रेवेन्यू बजट में भी देखें तो फर्दर डिवीजन हम क्या देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स देखते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या आ जाता है, टैक्स और फीस आ जाती है। क्या रहेगा इसमें, टैक्स रहेगा, फीस रहेगी। और अगर हम इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, यानी कि जो हमारे पास रेवेन्यू आया उसको हमने खर्च करना है, ठीक है। तो हम कहाँ पे खर्च करते हैं, बेसिकली सैलरी देने में, सब्सिडीज में, या कोई पुराना हमारा कोई कर्जा है उसको रीपे करने में। तो इन सभी तरह के खर्चों को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें कैपिटल बजट की, तो कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म बजट है और इसको भी हम फर्दर टू पार्ट्स में अंडरस्टैंड करते हैं। पहला इसमें कैपिटल रिसिप्ट आ गया। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, जहां पे हम बोरोइंग करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, विनिवेश, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विनिवेश करना। और फिर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जैसे रोड, रेलवे, इसका डेवलपमेंट करना, फिर लोन्स आदि इसमें जनरेट करना। तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, कैपिटल बजट में आएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डज इम्पैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो आपका कैपिटल बजट होगा उसका ज्यादातर जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, कैपिटल जनरेशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू बजट की बात करते हैं, इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ एसेट एंड रिड्यूस द लायबिलिटीज और फोकस फिजिकल स्टेबिलिटी। ये इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, वित्त को मतलब कि स्टेबल बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना, ठीक है। इससे हमें किसी तरह के कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो सकते और ना ही कोई इससे हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस होती है। बट जो कैपिटल बजट होता है इससे हमारे पास एसेट भी बनते हैं और जो हमारे पास लायबिलिटीज होती है उसको भी रिड्यूस करने में इससे हमारी सहायता होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। हमने क्या पढ़ा अभी तक, कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, बोलो, कैपिटल बजट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, कैपिटल बजट। हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से गवर्नमेंट बजट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, गवर्नमेंट बजट पढ़ा। तो ये कौन सा आर्टिकल में दे रखा है, 112 में। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका प्रावधान किया गया है। और जो हमारे पास बजट होता है वो दो तरह से हम इसको समझते हैं। इसमें एक रेवेन्यू बजट होता है, दूसरा हमारे पास कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट शॉर्ट टर्म, यानी कि रोजमर्रा की जो जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए इसे यूज किया जाता है। और जो कैपिटल बजट है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा जो जिसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है हमें, उसमें हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो बेसिक डिफरेंसेस है कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का, वो बेसिकली इतना ही है कि भी जो रेवेन्यू बजट है इसके माध्यम से ना हमारा कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही इससे कोई लायबिलिटीज रिड्यूस होती है। जबकि कैपिटल बजट हमारा क्या करता है, एसेट भी क्रिएट करता है और लायबिलिटीज भी रिड्यूस करता है। और इसका जो बेसिक फोकस होता है आर्थिक विकास के ऊपर। जबकि आपका रेवेन्यू बजट का फोकस होगा वो होगा फिजिकल
स्टेबिलिटी के ऊपर। और दोनों ही बजट दो तरह से आगे काम करते हैं। जैसे कि रेवेन्यू बजट है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता है। किसकी बात करता है? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो इसमें टैक्सेस और फीसेस आ जाएगी। और अगर इसके एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इसमें सैलरीज है, सब्सिडीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करें तो इसमें मतलब कि बोरोइंग आ जाएगा, डीसी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा और लोन्स आ जाएंगे। ये बेसिकली इसमें चीजें रहने वाली है। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार हमारा जो बजट है वो डेफिसिट भी होता है, सरप्लस भी होता है और बैलेंस में भी होता है। ठीक है। डेफिसिट अकर्स व्हेन डे टू डेज एक्सपेंसेस ब्लीड इनटू लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। यानी कि हमारे पास जो डेफिसिट बजट होगा वो तभी होगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रेवेन्यू है, आय के साधन है, वो कम हो जाएंगे और खर्चे हमारे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बजट बनेगा, बजट कैसा बनेगा? वो बनेगा घाटे का बजट। कैसा बनेगा? घाटे का। आपने देखा भी होगा भारत सरकार ज्यादातर डेफिसिट बजट पेश करती है। वो क्यों पेश कर रही है? क्योंकि हमारा पास जो खर्चे है वो ज्यादा है और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम है। तो इसीलिए इसका ये बेसिक डिफरेंसेस रहता है। इज इट क्लियर? यहां तक आया समझ आपको? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें जितना भी पैसा है वो हम ये देखते हैं कि कहां से आ रहा है और कहां पे वो खर्च किया जाएगा। दो चीजें रहती है। ठीक है। क्योंकि जो बजट बना है तो बजट किसके लिए बना है? या तो हम खर्चने के लिए बना है या कहीं से पैसा जनरेट करने के लिए बना है। तो अगर हम यहाँ पे वेयर द रुपीज कम फ्रॉम समझे कि पैसा कहां कहां से आ सकता है, जो मेजर जो टास्क है सरकार के पास, तो पैसा जनरेट करने के पहला तो होता है इनकम टैक्स। लगभग जो बजट का 22% के आसपास का जो पोर्शन है वो इनकम टैक्स से आता है। किससे आएगा? इनकम टैक्स से आएगा। 18% के आसपास जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है। फिर उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स है, वो 17% का कंट्रीब्यूशन रखता है। और अगर हम बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 24% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। किसका? मतलब जो हम बाहर किसी जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से या इंस्टीट्यूशन से ले लिया जिनसे सहायता मिल सकती है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% के आसपास रहता है। तो सबसे ज्यादा इसमें अगर आप देखें बोरिंग और लाइबिलिटीज को छोड़ के तो आपके पास क्या आ जाता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द लार्जेस्ट सोर्स फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है। अब यहां से बात आती है खर्चे की कि हमारा जो पैसा है, जितना भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया, वो साल भर में हम किन किन स्कीम्स में खर्च करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे खर्चा आता है वो आता है इंटरेस्ट पेमेंट का। किसका खर्चा आता है? इंटरेस्ट पेमेंट का, जिसमें कि 20% के आसपास खर्च हो जाता है। कितना खर्चा हो जाता है? 20% हो जाता है। और अगर हम इसमें दूसरे पॉइंट में देखें तो दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम्स लॉन्च की जाती है, स्पॉन्सर की जाती है, तो उसमें भी लगभग 8% का योगदान रहता है। और अगर हम इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो 16% है। कितनी खर्चा आएगा सरकार का? 16% इन अलग अलग स्कीम्स को चलाने के लिए सरकार का खर्चा होगा। और लास्ट में जाके अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, यानी कि जो राज्य है, राज्यों का भी केंद्र के जो राजस्व है उसमें कुछ ना कुछ अपना शेयर रहता है, जो कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को देती है उनके अकॉर्डिंग शेयर के। तो ये भी लगभग 22% का बजट एलोकेशन होता है। तो कुल मिला के हमारे जो खर्चे हैं वो इस तरह से चलते हैं और जो रेवेन्यू है वो कुछ इस तरह से हमारे पास जनरेट होगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे टैक्सेस वर्सेस नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, इसमें क्या डिफरेंसेस है? टैक्स का मतलब है जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे। और जो दूसरा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज फ्रॉम द इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड्स फ्रॉम द पीएसयूज, पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और फीस है, फाइन्स है, इन सभी चीजों से जब रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द टैक्सेशन वेब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? टैक्सेशन वेब। ठीक है। इज इट क्लियर? यहां पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो टैक्स है वो किस तरह से रन करता है। टैक्सेशन वेब का मतलब है
कि हमारे पास यहाँ पे जो टैक्स है वो मेजरली दो तरह से फंक्शन करता है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होगा, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अगर हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष टैक्स, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में अप्रत्यक्ष कर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। टैक्स रहेगा, डायरेक्ट टैक्स रहेगा, ये तीन तरह से रहता है। एक प्रोग्रेसिव रहता है, दूसरा रिग्रेसिव रहता है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं यहाँ पे, तो रिग्रेसिव है। और तीसरा आपके पास इसमें क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टैक्स आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टैक्स, है ना। ये तीन तरह के रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो भारत में जो टैक्स का सिस्टम अडॉप्ट किया है वो कैसा है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी या इनकम के साधन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स का भार भी बढ़ता जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपकी इनकम ज्यादा हुई तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आपकी इनकम कम हुई तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, या उसके आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कम लगेगा, ठीक है। तो ये स्लैब है, और ये इंडिविजुअल के द्वारा डायरेक्टली पे किया जाता है। मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्स होगा, इट मींस दैट इज लेविड ऑन द इंडिविजुअल एंड पेड बाय हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब उसी के द्वारा वो पे किया जाएगा, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकते आप टैक्स। जो टैक्स आपको देना वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीबीडीटी, ठीक है। सीबीडीटी मतलब इसको ऑर्गेनाइज मतलब कि रेगुलेट करती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाया गया है, और इसमें तीन रेजिम्स को ये कंट्रोल करता है, दैट इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे रहेगा? प्रोपोर्शनल रहेगा, लेविड ऑन कंजम्पशन, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सीबीआईसी बनाया गया है। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट जो आपके पास टैक्स है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा? कस्टम्स आ जाएंगे, एक्साइज आ जाएगी, जीएसटी आ जाएगा। ये सारे के सारे जो टैक्सेस है ये इसी में शामिल है। बाकी तो सारे टैक्सेस हमने सब्ज्यूम किस में कर दिए? जीएसटी में सब्ज्यूम कर दिए। मतलब पहले जैसे वैट होता था, स्टेट ड्यूटी होती थी, ठीक है, ये सारे जितने भी टैक्स है ये किस में सब्ज्यूम हो गए? जीएसटी में। लेकिन जैसे एक्साइज और कस्टम है ये अलग से इम्पोज किए जाते हैं, ये जीएसटी से बाहर के टैक्स है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। बात करें यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? 2000 कब किया गया था जीएसटी लागू? 17 या 16 में इसका एक्ट पास हुआ था, और 17 में ये इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। कब हुआ ये? 17 में इंप्लीमेंट हुआ। और अगर हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लागू किया गया, यानी 101 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे भारत में लागू किया गया था। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये कैसा टैक्स है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब कि जो लास्ट कंज्यूमर है वो ही इस टैक्स को पे करेगा, ठीक है। तो इसके जो स्लैब है उसमें 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, और मैक्सिमम इसका कितना है? 40%। जैसे अल्कोहल है, पान मसाला है, इसके ऊपर 40% तक का टैक्स लगता है। बाकी नॉर्मली ये जो टैक्स है, टैक्स का स्लैब हमारा पास कितना है? 5, 12, 18 और 28। 18% में मैक्सिमम चीजें कवर की जाती है, मतलब ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है मैक्सिमम चीजों के ऊपर टैक्स लगने का। इसके बाद एक टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है टैक्स बॉयंसी। क्या टर्म है? टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी क्या है? इट इज जस्ट द परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ये इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझे तो इसको लिखने का जो मीडियम रहेगा आपका, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज को कैसे लिखते हैं आप? ये डेल्टा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन, इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन टैक्स, ठीक है। डेल्टा टैक्स, क्या लिखा आपने? टैक्स रेवेन्यू ऑब्लिक डेल्टा जीडीपी। क्या लिखा आपने? डेल्टा जीडीपी। तो ये फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा जीडीपी और डेल्टा टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। डेल्टा परसेंटेज जितना भी चेंज आ रहा है इसमें, परसेंटेज
इन टैक्स रेवेन्यू, परसेंटेज इन जीडीपी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि आपकी जो इकोनॉमी है वो हेल्दी है और ग्रोइंग स्टेज पे है। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा